हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो विजयनगर में प्रचलित जो सती प्रथा का उल्लेख किया गया था, वो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। आप देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को सहगमन अर्थात मृत पति के साथ महाप्रयाण कहा जाता है। बारबोसा, नोनिच, सीजर, फ्रेडरिक, पियत्रो देलाओल वाले और अन्य विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा के दौरान इस प्रथा को प्रचलित देखा और उसका उल्लेख अपने विवरणों में किया है। इसके अतिरिक्त 1354 ईस्वी के विजयनगर के एक अभिलेख में मालागौड़ा नामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती या सहगमन करके स्वर्गारोहण का उल्लेख मिलता है। तो उसका डी राइट आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? ठीक है, तो फिरोज तुगलक की जो आत्मकथा है, फुतुहाते ए फिरोज शाही, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, फिरोज तुगलक का जो शासनकाल था 1351 से 1388 ईस्वी तक था, ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी फतुहाते ए फिरोज शाही लिखी थी, जिसे तारिक ए फिरोज शाही यानी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। फतुहाते ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की हो जाएगी और तारिक ए फिरोज शाही का संबंध जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय है उसका संबंध है गुजरात विजय से। ठीक है, और गुजरात विजय के बाद वो करते हैं रणथंबोर विजय, रणथंबोर के बाद जाते हैं चित्तौड़ और अंत में अपना साउथ दक्षिण भारत, ठीक है, साउथ की तरफ को जाते हैं और तेलंगाना विजय करते हैं। आप देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का व्यवस्थित तिथिक्रम जो है इस प्रकार दिया गया है। यानी सबसे पहले गुजरात विजय 1298 ईस्वी में करते हैं, उसके बाद रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी में करते हैं, उसके बाद चित्तौड़ विजय 1333 में 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय करते हैं और अंत में जो तेलंगाना विजय इनके द्वारा की जाती है 1319 से 1310 ईस्वी के बीच की जाती है। अगला है हमारा, वह मामूलक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजत्व के जो दैवी सिद्धांत का जो पक्षधर था वो था बलबन, ठीक है, जिसने 40 सरदारों के दल का दमन किया था। आप देख सकते हैं, बलबन जो है राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था। उसके अनुसार सुल्तान क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ईश्वर सॉरी सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का जो है बलबन प्रतिनिधि मानता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी दोनों में पूछा गया है। तो वो सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन चिश्ती, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो मुस्लिम धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, आपको पता है, सुन्नी और शिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया। तो रजिया के शासनकाल में सुन्नी और शियाओं में सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद हुए थे। आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में शिया और सुन्नी के मध्य सबसे अधिक जो सांप्रदायिक विवाद रजिया के शासनकाल में हुआ था। शिया सुन्नी का विवाद जो है मजहबी था। इसके बावजूद दोनों पंथ कुरान और शरीयत में विश्वास रखते थे। दोनों के बीच में लड़ाई पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से ही चली आ रही है और पैगंबर मोहम्मद के बाद शिया हजरत अली इब्न अली अबी तालिब और सुन्नी अबू बकर को अपना खलीफा मानते आ रहे हैं। फरिश्ता ने लिखा है कि रजिया शुद्ध उच्चारण से कुरान का पाठ किया करती थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधारों का जो मुख्य कारक है वह एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधारों का जो मुख्य कारक यह था कि वह एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना चाहता था, और इसका वर्णन जियाउद्दीन बनी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था। तो सल्तनत काल के दिल्ली की जो राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम जो था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला जो अकेला भारतीय मुस्लिम नसरुद्दीन खुसरो शाह था, जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, यानी एक हिंदू था और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया। तो अलाउद्दीन ने खराज लगाया था, घरी कर और चरी कर दोनों लगाए थे। तो किस्मत एक खोती का संबंध इससे नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस्मत एक खोती नामक कर नहीं लगाया था। घरी एक आवास कर है और चरी एक दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरी घर और चरी घर बहुत बार पूछा गया है। और जक़ात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इतिहास में सबसे अधिक जो राजवंश शासन किया था वो तुगलक वंश था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम जो है खिलजी वंश ने किया था। आप देख सकते हैं ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से, ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी, यानी खिलजी वंश ने 1290 से 1320 और लोधी वंश ने 1450 से 1526 और तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। इस प्रकार तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था। तो बहलोल लोधी की बात करें तो बहलोल लोधी जो है लाहौर प्रांत का गवर्नर था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1451 ईस्वी में जब सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का तख्त छोड़ा था, उस समय बहलोल लोधी जो है लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। उसने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली पर कब्जा किया और लोधी वंश की नींव डाली थी। अगला है हमारा, दारुल हर्ब था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हर्ब दिया है, कहीं हर्ब लिखा रहता है, तो दारुल हर्ब का संबंध है हिंदू राज्य क्षेत्र से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारुल हर्ब एक हिंदू राज्य क्षेत्र था। इस क्षेत्र को समाप्त करना ही मुसलमान शासकों का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस सल्तनतकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, इक्ता व्यवस्था का जो संबंध है इल्तुतमिश से हो जाएगा। बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक का मतलब है इल्तुतमिश ही वह शासक था जिसने दिल्ली में आकर शासन किया था। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली शासन संभाला था, लेकिन उसकी जो कैपिटल राजधानी थी वो लाहौर में थी। उसने लाहौर से यहाँ का शासन संभाला था। और इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, उसने दिल्ली स्थानांतरित की थी। उसने एकता की शासन व्यवस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा समाज के दूरस्थ भागों के केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वह एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक शाह खिलजी। आप देख सकते हैं मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खिलाफत उल लौह की उपाधि धारण की थी। खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जरीब था। जरीब क्या है? जरीब जो है एक भूमि मापक यंत्र है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जरीब मुगल काल का एक भूमि मापक यंत्र था जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने किया था। जरीब का जो प्रचलन किया था मुगल शासक अकबर ने किया था। यह एक बांस का डंडा जिस पर लोहे की कड़ियां जुड़ी होती थी उसका बना होता था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रजमनामा फारसी अनुवाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो रजमनामा जो है फारसी अनुवाद है महाभारत का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तथा उसका नामकरण व संकलन जो है रजमनामा के रूप में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मुगल काल में निम्न में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो मुगल काल में जो हिंदू शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था नादिया, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में हिंदू शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे जैसे बनारस हो गया, मथुरा हो गया, इलाहाबाद है, अयोध्या, नादिया, मिथिला, श्रीनगर आदि, जिसमें बनारस प्राचीन काल से हिंदू धर्मशास्त्रों, संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा की शिक्षा का केंद्र रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर आक्रमण किया था 7 टाइम्स। ठीक है, 7 बार किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण किया था। उसने उत्तर मुगल शासक अहमद शाह के समय कुल 5 बार 1748 से 1759 के बीच, 1748 से 1759 के बीच आक्रमण किया। उसके बाद उसने 1761 में मराठों को, ठीक है, 1761 डेट इंपॉर्टेंट है, मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया और भारत पर उसका अंतिम आक्रमण जो है 1767 ईस्वी में हुआ था। अगला है हमारा क्वेश्चन, सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आया। तो सर थॉमस रो या टॉमस रो जो आए थे ये जहांगीर के दरबार में भारत आया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, ठीक है, 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। सूरत का है गुजरात में। और जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 यानी 1526 में। उसके बाद आपका खानवा का एक युद्ध हुआ था 1527 में। उसके बाद आपका जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था और अंत में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। चारों युद्ध जो है इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और उसी के नेक्स्ट ईयर अगले साल खानवा का युद्ध हुआ था जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और उसके नेक्स्ट ईयर में चंदेरी का युद्ध हुआ था जो 29 जून 1528 ईस्वी को बाबर व मेदिनी रॉय के मध्य हुआ था। और उसके नेक्स्ट ईयर एक साल के बाद बाबर ने 6 मई, ठीक है, 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। उपरोक्त सभी लड़ाइयों में बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। चारों जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मत बेगम को। ये अस्मत बेगम वही है, कौन है? नूरजहां की माता। आप देख सकते हैं नूरजहां के पिता गियास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी, एवं माता अस्मत बेगम फारस के रहने वाले थे जो अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में आए थे। और अस्मत बेगम ने ही मुगल काल में फूलों से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था और बाद में उसी विधि को उसने नूरजहां को भी सिखाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? तो मुगल काल में जो प्रचलित भाषाओं में से एक रेखता भाषा थी उसका जो है लोकप्रिय नाम जो है उर्दू है। वर्तमान की बात करें उर्दू। आप देख सकते हैं मुगल काल में जो प्रचलित भाषाओं में उर्दू भी थी जिसे कालांतर में रेखता कहा जाने लगा था। उर्दू भाषा का जन्म जो है सल्तनत काल में हुआ था और प्रारंभ में इसे जवान ए हिंदवी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है जवान ए हिंदवी।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? तो वह मुगल शासक कौन था? वो था हुमायूं। क्योंकि 1500 हुमायूं जो है, हुमायूं का जो शासनकाल है, ठीक है, आप देख सकते हैं हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा, सर्वप्रथम बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात। ठीक है, बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को, और दूसरी बार 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हिंदुस्तान के शासन पर बैठा था। क्योंकि हुमायूं को 1530 से 1540 तक शासन किया, उसके बाद अपना 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। उसके बाद 1554 में फिर भारत आता है, आक्रमण शेषा सूरी के साथ। शेषा सूरी के जो पुत्र थे, ठीक है, उनसे युद्ध करता है और एक बार फिर राजगद्दी को दोबारा हासिल करता है। इसीलिए जो है हुमायूं को 2 बार शासन करने की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। अगला है हमारा, सद्र उस सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था। तो सद्र उस सुदूर जो मुगलों के अधीन मंत्री था, वो था धर्म एवं परमार्थ कार्यों के लिए। आप देख सकते हैं मुगल शासनकाल में सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों के हेतु बादशाह का सलाहकार होता था। इसका जो प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि एवं वजीफा प्रदान करना तथा इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। सद्र उस सुदूर को शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था? तो पोर्ट्रेट जो चित्रकला का जो अत्यधिक विकास हुआ था, वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं मुगल काल में चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। किंतु पोर्ट्रेट चित्रकला थी, अर्थात सभी व्यक्ति चित्रण को प्रमुखता जो है अकबर के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। और जो चित्रकला का संपूर्ण रूप से विकास हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में होता है। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णकाल या चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। लेकिन पोर्ट्रेट की चित्रकला की बात आएगी तो वहाँ पे अकबर राइट हो जाएगा। और पोर्ट्रेट चित्रकला क्या है? सभी या व्यक्ति चित्रण से संबंधित है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? ठीक है, तो अकबर कालीन नहीं है वो है बादशाहनामा। अकबरनामा उसी के संबंधित है, तारीख बदायूनी संबंधित है, तबकात अकबरी भी है, लेकिन बादशाहनामा नहीं है। शाहजहाँ के समय में अनेक पुस्तकें लिखी गई थी, उनमें जिसमें उसके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा, ठीक है, मोहम्मद सादिक का पादशाहनामा, मोहम्मद अमीन कजवीनी का फातशाहनामा, इनायत खां का शाहजहांनामा और मोहम्मद सालेह का अमले सालेह प्रमुख हैं। इसीलिए बादशाहनामा की बात करें या फातशाह एक ही है, तो इसका संबंध इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खदान से प्राप्त किया था? तो विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर था उसको कहाँ से प्राप्त किया था? गोलकुंडा, कर्नाटक के गोलकुंडा से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा के खदान से प्राप्त किया गया था। और 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के वजीर मोहम्मद सैयद यानी मीर जुमला ने कोहिनूर को शाहजहां को भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? तो मुगल प्रशासन में अमीरों का जो मुख्य माना जाता था वो था मीर बख्शी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी उच्च श्रेणी का मनसबदार था तथा मनसबदार एवं सम्राट के बीच की कड़ी का कार्य करता था। मीर बख्शी एक महत्वपूर्ण पद था और मुगल काल में अमीरों का नेता दीवान न होकर मीर बख्शी होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था? तो इसका कारण था औरंगजेब का सात्विक जीवन, इसीलिए उसे जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं औरंगजेब जो है इस्लामी कानूनों को अक्षर सौ मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर तथा अपने सादे रहन सहन और रोजे और नमाज का नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता था।
और मुस्लिम शासकों की बात करें, सबसे कट्टर शासक के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है, इसीलिए इसे जंदा पीर कहा जाता है। और यही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सबसे अधिक जो है मंदिरों को तोड़ा था। और इसकी एक और खासियत थी, इसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और संगीत पर प्रतिबंध लगाया था और खुद जो है बीना बजाने का शौकीन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुजुके बाबरी का लेखक कौन था? तो तुजुके बाबरी जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के द्वारा। इसकी आत्मकथा है तुजुके बाबरी, बाबर की। आप देख सकते हैं बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा लिखा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो अवध में जो स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी वो शहादत खान या बुरहान उल मुल्क के द्वारा की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना शहादत खान यानी बुरहान उल मुल्क ने 1722 ईस्वी में की थी। ये ईरान के शिया गुट के सदस्य थे जिन्हें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो था राजा राम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजा राम जो है संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी को मराठा मंत्रिपरिषद ने राजा घोषित किया। फरवरी 1689 ईस्वी में रायगढ़ में राजा राम का राज्याभिषेक हुआ और राजा राम ने अपने आप को साहू का प्रतिनिधि माना तथा गद्दी पर कभी नहीं बैठा। अगला क्वेश्चन है मोकासा। ठीक है, मोकासा किस प्रकार के दान थे? तो मोकासा का संबंध जो था वो भूमि संबंधित दान से था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोकासा जो है भूमि संबंधित दान का एक प्रकार था। यह अनुदान राजाराम एवं साहू के समय वंशानुगत हो गए और अधिकारियों को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? तो शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था वो बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का जो संचालन पेशवा बाजीराव प्रथम ने किया था। इन्हें लड़ाकू पेशवा के रूप में भी स्मरण यानी याद किया जाता है, जो अपने रफ्तार के द्वारा विरोधियों को संशय में डाल देते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने की। तो अमृतसर की संधि जो रंजीत सिंह ने की थी किसके साथ की थी? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के दूत यानी सर चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य जो है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी और संधि के तात्कालिक प्रभाव के फलस्वरूप रणजीत सिंह का जो सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना क्या हो गया था? टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो था चार्टर एक्ट 1833। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो आधुनिक शिक्षा प्रसार की जो पहला कदम बढ़ाया था वो था 1813 ईस्वी में। आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार पाश्चात्य शिक्षा तथा साहित्य के प्रोत्साहन हेतु 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए पहली बार 1813 में जो है पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे ऊपर 1813 ईस्वी में 1 लाख रुपये शिक्षा की व्यवस्था के लिए खर्च किया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अधिनियम जिसने न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी वह था। तो वह कौन सा था? वो था 1853 का चार्टर एक्ट 1853। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है सरकार सुनिश्चित करेगी, परंतु धन क्या है कंपनी देगी। और डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।